हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के क्लासेस में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 2 प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम रहेगा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो उसके पहले हम लोग जो हमारा लेक्चर 1 था उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था। वहाँ पे हम लोगों ने देखा था व्हाट इज़ प्रोडक्शन, व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग। प्रोडक्शन एक ब्रॉडर टर्म था जिसमें आपको आउटपुट में सर्विसेज प्लस आपको गुड्स मिलती थी। बट मैन्युफैक्चरिंग के केस में जो है सिर्फ आपको वहाँ पे गुड्स मिलता था, एक फिजिकल फॉर्म में कोई भी चीज़ मिलता था। ठीक है। फिर हमने देखा कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में एक इनपुट था, कन्वर्जिंग प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट में हम लोगों ने 5M के बारे में पढ़ा था, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन्स, मेथड। ये 5M रहता है, ठीक है, जो कि हमें इनपुट में देना पड़ता है। फिर हम लोगों ने कॉस्ट इन प्रोडक्शन देखा था कि कौन कौन से कॉस्ट जो है प्रोडक्शन से रिलेटेड रहते हैं, जैसे प्राइम कॉस्ट, जिसको हम लोग डायरेक्ट कॉस्ट भी बोलते हैं, डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट मटेरियल, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट, ठीक है, जैसे कि इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। फिर हम लोगों ने देखा था कि फैक्ट्री कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट की जब बात किए थे तो वहाँ पे था फैक्ट्री कॉस्ट प्लस आपका एडवर्टाइजमेंट। तो अब हम लोगों ने वहाँ पे ये भी डिस्कस किया था कि सारा सेटअप वगैरह जो रहता है प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर, उसका जो डिज़ाइन इंस्टॉलेशन सारा जिम्मेदारी होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियर के हाथ में। वो जब वो सारा सेटअप करके चला जाता है तो उसके बाद जो आप प्रोडक्ट बनाने वाले हो कहाँ से मटेरियल लेके आओगे, कितना प्रोडक्ट बनाना है, नहीं करना है, बनाना है, वो सारा जिम्मेदारी होता है प्रोडक्शन मैनेजर के हाथ में। तो अब बात ये होती है कि प्रोडक्शन मैनेजर को कैसे पता चलेगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी जो है बनाना चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की, ताकि वो जो है प्रॉफिट रीजन में रहे। तो उसी का नाम है क्या, ब्रेक इवन एनालिसिस। एक ऐसा टूल रहेगा प्रोडक्शन मैनेजर का हाथ में जिससे उसको ये पता चलेगा कि अगर मुझे इतनी मिनिमम नंबर ऑफ मार्कर की क्वांटिटी में बना लेता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ इसका, तो वो प्रॉफिट में रहेगा। और अगर उससे कम क्वांटिटी बनाएगा तो वो लॉस में रहेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ है ना। और इससे आरआरबी जेई एक क्वेश्चंस पूछता ही पूछता है, इसलिए आप लिख के ले लो इस वीडियो से, एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है जिसमें न्यूमेरिकल प्लस थ्योरेटिकल दोनों ही कंसेप्ट रहेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस के जो है 3 मेन इनपुट होते हैं। क्या क्या होता है उसको बात करते हैं हम लोग। फर्स्ट इनपुट के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन मतलब कितना नंबर ऑफ क्वांटिटी को हम प्रोड्यूस करने वाले हैं, सपोज करिए एक्स। दूसरा इसमें आता है क्या, टोटल कॉस्ट, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हम लोग बनाने वाले हैं तो उसमें टोटल कॉस्ट कितना लगने वाला है। और तीसरा इसमें फैक्टर जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं सेलिंग कॉस्ट। यही 3 चीज़ आपको यहाँ पे समझना है। और अगर ये 3 चीज़ समझ में आ गया भाई, तो आरआरबी जेई में एक नंबर जो है 1 से 2 नंबर, यहाँ तक कि किसी किसी शिफ्ट में तो 2-2 नंबर तक पूछा गया, एक थ्योरेटिकल प्लस एक न्यूमेरिकल, आप इजीली लेके चले जाओगे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझो कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट। यहाँ पे जो टोटल कॉस्ट का डेफिनेशन होता है कि अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं तो मुझे टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी। ये टोटल कॉस्ट जो होता है ये फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है। पिछली बार आप लोगों ने वीडियो में बोला था कि सर दिख नहीं रहा, इसलिए थोड़ा इस बार लेटर को बड़ा साइज में करके लिख लेता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि अगर मुझे ये मार्कर बनाना है तो इस मार्कर को बनाने के लिए आपने जो मशीन्स वगैरह का जो सेटअप किया होगा तो उसमें हमने 1 टाइम इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो उस कॉस्ट को हम लोग बोल देंगे फिक्स्ड कॉस्ट। कि अगर हम मार्कर बनाए चाहे नहीं बनाए, अगर हमने मशीन मार्केट से ले आकर अगर हम अपना प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में ला के रखे हुए हैं तो वो पैसा तो भाई लगना ही लगना है। ठीक है। और वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है कि द नंबर ऑफ क्वांटिटी में जितना ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूँ उस क्वांटिटी को, एक क्वांटिटी को प्रोड्यूस करने के लिए जितना खर्चा मुझे लग रहा है, जैसे कि रॉ मटेरियल्स में, लेबर में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट। क्वांटिटी बढ़ेगी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे ये पहला कॉस्ट आपको यहाँ पे ए। तो यहाँ पे समझते हैं हम लोग फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में। ठीक है। तो फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट होता है जो नंबर ऑफ क्वांटिटी आप कितना प्रोड्यूस कर रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है।
ये अगर आपने क्वांटिटी जीरो प्रोड्यूस किया है फिर भी आपका फिक्स्ड कॉस्ट मशीन्स में जितना लगा है उतना ही रहेगा। और अगर आप लोग 1000 नंबर ऑफ वॉल्यूम बना लीजिएगा किसी प्रोडक्ट का फिर भी फिक्स्ड कॉस्ट उतना ही रहेगा। तो एक छोटा सा ग्राफ इसका बन जाएगा फिक्स्ड कॉस्ट के बारे में, देखो। और यही छोटा छोटा ग्राफ जो रहता है समझते जाना, फिर एक साथ जब इसको कर देंगे तो वहाँ पे जो ग्राफ बनेगा उसका नाम हो जाता है ब्रेक इवन चार्ट, जो कि आपको समझना है मैन। इसको यहाँ पे रखना है कॉस्ट, जो कि ये रुपीज़ में रहेगा, और इधर रखना एक्स वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पर ये जो आपका, अगर हम लोग बात करें फिक्स कॉस्ट के लिए क्या बनेगा इसका, तो फिक्स कॉस्ट क्या रहता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन का ये इरेस्पेक्टिव, ये हो गया फिक्स कॉस्ट। आप कितना वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन जीरो बना रहे हो कि मैक्सिमम बना रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा, ये हमेशा क्या रहेगा, ये कांस्टेंट रहेगा। तो फिक्स्ड कॉस्ट भी क्लियर हो गया। बात करेंगे हम लोग वेरिएबल कॉस्ट के बारे में, ठीक है। तो देखो सी पॉइंट पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या, वेरिएबल कॉस्ट। मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएबल कॉस्ट एक ऐसा कॉस्ट रहेगा जितनी ज़्यादा अगर हम लोग वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बढ़ाते चले जाएंगे एक्स, ठीक है, उतना ज़्यादा वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। तो वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये कैपिटल वी से डिनोट करते हैं। और कैपिटल वी, अगर मान लो कि एक मार्कर को बनाने के लिए अगर हमको वेरिएबल कॉस्ट जो है 5 रुपीज़ पर यूनिट लग रहा है, तो उसको हम लोग स्मॉल वी से डिनोट करेंगे। ये क्या बता रहा है, रुपीज़ पर यूनिट, कि एक यूनिट को बनाने के लिए कितना वेरिएबल खर्चा हो, कितना रॉ मटेरियल पे लगा, कितना लेबर पे लगा, वो सारा चीज़ पे ऐड हो गया, इनटू आप कितना वॉल्यूम बना रहे हो, दैट इज एक्स। एक्स मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नंबर ऑफ यूनिट कितना हम लोग बना रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ मिलके बन जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट। और अगर यहाँ पे जिस तरह से ग्राफ हम लोगों ने फिक्स कॉस्ट का बनाया, उसी तरीके से ग्राफ अगर आपको इसका वेरिएबल कॉस्ट के बनाने के लिए बोल दिया जाए तो किस तरीके से होगा बताओ। ये हो गया कॉस्ट जो कि रुपीज़ में रहेगा, ये वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हो जाएगा। और यहाँ हम लोगों ने देखा कि भाई ये बन जाएगा आपका वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ, कि अगर x इक्वल टू 0 तो वेरिएबल कॉस्ट कितना हो जा रहा है इस पॉइंट पे, x 0 तो वेरिएबल कॉस्ट 0, x बढ़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट जो है बढ़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये समझ में आ जाना चाहिए कि वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ये नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड करता है, और फिक्स कॉस्ट जो रहता है वो नंबर ऑफ यूनिट पे डिपेंड नहीं करता है। इतना दो चीज़ क्लियर होगी आपका कि व्हाट इज टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट इज द समेशन ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो आपको वन टाइम इन्वेस्टमेंट आपको प्रोडक्शन सिस्टम के अंदर में देना पड़ता है, उसको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन हम लोग कितना बनाने वाले हैं उस पर वो डिपेंड ही नहीं करेगा, ठीक है। आप x 0 बनाइए, x 1000 बनाइए, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा f ही रहेगा, कैपिटल F, वो जितना भी रुपीज़ रहेगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बारे में भी समझ गए कि वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसका, नंबर ऑफ यूनिट का। अगर यूनिट बढ़ेगी तो वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा। अब हम लोग बात करेंगे किसका, सेलिंग कॉस्ट का, ठीक है। तो ए बी सी और एक डी में जो आपका आ गया यहाँ पे, इस कॉस्ट को हम लोग बोलेंगे क्या, सेलिंग कॉस्ट। मतलब अगर हम लोग एक मार्कर को बेचते हैं तो कितना हम लोग उसको सेल, कितना रुपीज़ में सेल कर रहे हैं। और अगर टोटल सेलिंग कॉस्ट की बात करेंगे उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, और कैपिटल एस इज इक्वल यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल एस इंटू एक्स। स्मॉल एस मतलब रुपीज़ पर यूनिट, कि एक मार्कर को सपोज वेरिएबल कॉस्ट उसको बनाने में लगा था 5 रुपया, तो हम भेज रहे हैं 10 रुपया पर यूनिट, तो नंबर ऑफ एक्स से उसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट। तो इसकी भी एक जो है ग्राफ बनेगी, ये हो गया कॉस्ट, ये हो गया एक्स। आप बताओ किस तरीके से ग्राफ बनेगा इसका, इसका भी ग्राफ बनेगा लीनियरली। मतलब ये सेलिंग कॉस्ट ये बता रहा है कि जब x 0 सेलिंग कॉस्ट क्या रहेगा, जब हम कुछ वॉल्यूम बेचेंगे ही नहीं तो सेलिंग कॉस्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। और ये यहाँ पे आपका आ जाएगा मैक्सिमम, अगर x मैक्सिमम हो जाएगा तो आपका सेलिंग कॉस्ट भी मैक्सिमम पर पहुँच जाएगा, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट जो है, और एक तरीके से हम लोग इसको लिखते हैं सेलिंग कॉस्ट, सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। इस चीज़ को आप लोग याद करके रखिए, ठीक है। सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट भी होता है। अब अगर आप लोगों को मैं भाई बोलूँ
कि फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट ये दोनों को एक साथ मिला के टोटल कॉस्ट का ग्राफ एक बनाना है, ठीक है। उसके बाद पहले ये दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है, समझिए बात को मेरा। पहले यहाँ पे जो है हम लोग b प्लस सी मतलब, और नोट्स का टेंशन नहीं लेना है, मैंने क्या बोला कि सारा एक एक चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ आप लोग समझो बढ़िया तरीके से। क्वेश्चंस जो लगाने हैं तो कंसेप्ट को जब तक अच्छी तरीके से नहीं समझोगे तो क्वेश्चंस लगेंगे नहीं। तो आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट तभी करना है जब ये सारा चीज़ कंसेप्ट आपके धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो बी प्लस सी मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट का ग्राफ हम लोग एक साथ बनाने के लिए जा रहे हैं। तो ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एक्स, ये हो गया आपका कॉस्ट। हमें पता है कि वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन कुछ भी रहे तो फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये क्या बता रहा होगा, ये बता रहा होगा आपका कैपिटल एफ फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट का मतलब फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां से मैं एक लाइन ले रहा हूं और इसको मैं क्या बोल रहा हूँ, इस लाइन को मैं बोल रहा हूँ ये है टोटल कॉस्ट की लाइन। कैसे, ये समझ में अभी आ गया। मान लो कि आप लोग अभी x1 क्वांटिटी बना रहे हो, x1 कुछ भी हो सकता है, और कभी x2 क्वांटिटी बना रहे हो और इसको ऊपर में प्रोजेक्ट करो, यहाँ पे रेड डॉट, ये वाला भी रेड डॉट। तो मुझे ये बताना कि ये जो यहाँ पे आप इस कॉस्ट लाइन में जब इसको प्रोजेक्ट करोगे तो ये यहाँ से यहाँ तक टोटल जो रहेगा ये इसको बोलेंगे क्या, टी सी मतलब टोटल कॉस्ट। देखिए इस टोटल कॉस्ट में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये हो गया फिक्स्ड कॉस्ट, और ये जो थोड़ा सा ऊपर में बच गया है इसको बोलेंगे क्या, वेरिएबल कॉस्ट। तो फिक्स्ड प्लस वेरिएबल मिला के ये बन गया आपका टोटल कॉस्ट का ग्राफ। तो इस तरीके से जो है फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को हम लोग एक साथ मिला के दिखा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, इस ग्राफ को इसमें सेलिंग कॉस्ट को भी ऐड कर देना। जब ये चीज़ ऐड करने जाओगे मेरे दोस्त तो आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था उस पर हम लोग पहुंच गए, जिसका नाम है क्या, ब्रेक इवन चार्ट। और ये ब्रेक इवन चार्ट समझ में आ गया तो एक नंबर यहाँ से जेई में लेके चले जाओ। मिनिमम 1 मैक्सिमम 2 नंबर विल कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ठीक है। तो ब्रेक इवन चार्ट अब हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो उसके लिए जो है ग्राफ बनेगा आपका, यहाँ पे रहेगा x, इसको वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन बोलेंगे, ये रहेगा कॉस्ट जो कि रुपीस में रहेगा। तो सबसे पहले एक एक करके हम लोग वहाँ पे जो चीज़ सीखे हैं ना उस ग्राफ में दिखाते हैं। पहले फिक्स्ड कॉस्ट को दिखा दो। तो हमें पता है कि फिक्स्ड कॉस्ट विल बी कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉस्ट को दिखाओ। तो टोटल कॉस्ट विल, उसके बाद हम लोग दिखाते हैं टोटल कॉस्ट को, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट आपका ये हो गया लाइन। अब आएगा सेलिंग कॉस्ट। जब x 0 तो सेलिंग कॉस्ट कितना, 0। तो ये जो है ना सेलिंग कॉस्ट आपका यहाँ से चलेगा। तो ये जो रेड वाला आपको दिख रहा है ये किसका आपका लाइन हो गया, ये हो गया आपका टोटल सेलिंग कॉस्ट का लाइन हो गया, ठीक है। ये दिखा रहा होगा सेलिंग कॉस्ट, ठीक है। और ये दिखा रहा है आपका क्या, टोटल कॉस्ट। और यहाँ पे देखो ये पॉइंट यहाँ पे मिल गया है, दिस पॉइंट इज नोन एट BEP। अब इसी पॉइंट को BEP का मतलब होता है ब्रेक इवन पॉइंट। अब इस पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है धीरे धीरे समझो, ठीक है। इस पॉइंट को जो है नीचे में प्रोजेक्ट कर लो। तो ये हो जाएगा XBEP का मतलब
ब्रेक इवन पॉइंट पे कितनी क्वांटिटी है, एक्स है, ठीक है। और इसको जब हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है, तो ब्रेक इवन पॉइंट पे जो क्वांटिटी को बेचेंगे उस टाइम जितना आपका कॉस्ट निकलेगा वो आपको यहाँ पे दर्शाएगा। तो मुझे आप लोग ये बताना, आपको यहाँ पे इस तरीके से जो मैं नीचे इस पॉइंट के नीचे में जो दिखा रहा हूँ, ये शेडो हो गया, और ये ब्लू पेन से जो है ऊपर वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कुछ नोटेशन के बारे में जान लो, फिर उस पॉइंट पे हम लोग आते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपका कंप्लीट हो गया, तो इसको थोड़ा सा मैं मिटा लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग समझने वाले हैं जो कि आपका उस पॉइंट की कितनी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। कुछ नोटेशन के बारे में हम लोग देखेंगे, इम्पोर्टेंट नोटेशन, कॉस्ट से रिलेटेड रहेगा ये सब सारा चीज़। नोटेशन में क्या रहेगा कि कैपिटल एफ जो रहेगा ना, ये बताएगा क्या, फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट की जो यूनिट होगी वो क्या होगा, रुपीज में होगा। कैपिटल वी रहेगा ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और स्मॉल वी रहेगा वेरिएबल कॉस्ट एक यूनिट के लिए। कैपिटल एस रहेगा टोटल सेलिंग कॉस्ट, और स्मॉल एस रहेगा एक यूनिट को सेल करने में कितना आपको मतलब कितने में सेल कर रहे हो, और एक्स हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। क्लियर है। अब मुझे ये बताना, सेलिंग कॉस्ट कैपिटल एस इक्वल टू आप लोग क्या लिखते थे, टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्लियर। और टोटल कॉस्ट क्या होता था, यहाँ पे देखो लिखे हो, फिक्स्ड कॉस्ट कैपिटल एफ प्लस वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को अगर आप पूरा तोड़ के लिखोगे तो स्मॉल वी इंटू एक्स, और प्रॉफिट को अगर हम लोग पी से डिनोट करते तो ये पी हो गया, और इसको भी थोड़ा तोड़ दो कैपिटल एस को, तो यहाँ पे स्मॉल एस इंटू एक्स हो गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिक करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो स्मॉल एस माइनस वी, यहाँ से देखो एक्स कॉमन आ जाएगा, इज इक्वल टू एफ प्लस पी। यहाँ से जो है अगर हम लोग x को निकालना चाहें तो ये जो x निकल के यहाँ पे आ रहा होगा, ये निकल के आ रहा है f प्लस पी अपॉन एस माइनस स्मॉल वी। ये चीज़ क्लियर हो गया, थोड़ा सा मैथमेटिकल बस यहाँ पे चीज़ें था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा कि इस पॉइंट पे ये टोटल कॉस्ट, ये जो ब्लैक वाली आपको लाइन है ये टोटल कॉस्ट, और रेड वाली सेलिंग कॉस्ट, इस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको, सेलिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट बराबर किसके है, सेलिंग कॉस्ट। और हमें पता है कि सेलिंग कॉस्ट जो होता है एस कैपिटल एस, ये होता है आपका टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट माय दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये जो ब्लैक डॉट पॉइंट बड़ा सा मैंने यहाँ पे बनाया है, इस पॉइंट पे जो है टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट दोनों क्या हो गया, बराबर हो रहा है। कहाँ पे, एट ब्रेक इवन पॉइंट की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट। ये दोनों आपस में कब बराबर हो सकता है बताओ, जब प्रॉफिट जीरो हो जाएगा तभी सेलिंग कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट निकल कर आएगा। और यही तो समझना था, यही समझना था मेरे भाई कि जो ब्रेक इवन पॉइंट होता है उस पॉइंट पे टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट एंड प्रॉफिट विल जीरो। प्रॉफिट कितना होगा, जीरो होगा। समझ में आ रहा आपको। तो कोई अगर पूछ दिया क्वेश्चन में आपको बताओ कि ब्रेक इवन पॉइंट पे प्रॉफिट कितनी होती है, तो क्या बोलोगे, जीरो होती है। और वहां पे टोटल कॉस्ट किसके बराबर होगा, सेलिंग कॉस्ट के बराबर होगा, ठीक है। अब अगर इस पॉइंट से हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं और इस पॉइंट पे से थोड़ा नीचे आते हैं, ठीक है। मान लीजिए, अच्छे समझना, यहाँ पे जो मैंने आपको क्वांटिटी दिखाया हुआ है ये क्या है, एक्स बी ई पी, मतलब एक्स क्वांटिटी एट ब्रेक इवन पॉइंट। अब इससे कम अगर मान लो x1, कोई प्रोडक्शन मैनेजर आया बोला कि नहीं मैं तो x1 बनाऊंगा, उसको ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था,
ठीक है। और एक कोई होशियार आया, आपने क्लास देखा, अच्छा ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में समझ लिया, और आप बोले कि नहीं मैं जो क्वांटिटी बनाऊंगा वो x2 बनाऊंगा, x2। अब इस x1 पे और x2 पे आपको ग्राफ में देखना है कि सेलिंग कॉस्ट किसकी ज़्यादा आ रही है। चलो इसको प्रोजेक्ट करो ऊपर तरफ, x1 क्वांटिटी को, ठीक है, इसको भी प्रोजेक्ट करिए ऊपर। अब देखो x1 क्वांटिटी के लिए जो सेलिंग कॉस्ट है वो यहीं पे रुक गया, और यहाँ पे टोटल कॉस्ट, मतलब अगर हम x1 क्वांटिटी को बना रहे हैं तो अगर इसको जैसे ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट करोगे तो आपने भैया खर्चा किया इतना, देखो मेरे पॉइंट क्या, इतना ज़्यादा खर्चा किया, और आप जब बेच रहे हो ना तो इस पॉइंट पे नीचे आके बेच रहे हो, मतलब आपने यहाँ पे ये जो ग्राफ आपको दिख रहा होगा ये इतना रुपया क्या कर गया, लॉस पे चले गए। मतलब अगर हम x1 क्वांटिटी बनाएंगे और इस पॉइंट पे सेलिंग कॉस्ट जब देख रहे हैं तो सेलिंग कॉस्ट जो है ये किसके नीचे है, ये टोटल कॉस्ट के नीचे में है। और टोटल कॉस्ट क्या कॉस्ट होता है कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो खर्च होता है, और आप जब बेचोगे तो हमेशा चाहोगे कि ये पॉइंट जो रहेगा ये टोटल कॉस्ट से ऊपर होना चाहिए। तो आप लोग को एक चीज़ यहाँ पे दिख रहा होगा कि सेलिंग कॉस्ट हमेशा कब ऊपर मिला है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ही मिला है। मतलब अगर कोई बंदा x2 क्वांटिटी बना के जब उसको बेचेगा तो उसको सेलिंग कॉस्ट उसको यहाँ इस पॉइंट पे मिलेगा, और वो जो खुद खर्चा किया होगा टोटल कॉस्ट वो यहाँ पे, तो ये जो एक्स्ट्रा पोर्शन उसको यहाँ पे मिल रहा होगा ये वाला, ये क्या हो गया, ये उसके लिए प्रॉफिट हो गया। और इसके लिए यहाँ पर जो ये इतना जो आपको यहाँ पे मार्जिन दिख रहा है ये इसके लिए क्या हो गया, लॉस हो गया। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ कि द सेक्शन अबोव द ब्रेक इवन पॉइंट जो रहता है उसका अबोव का जो पॉइंट रहता है वो कौन सा सेक्शन है, प्रॉफिट का है कि लॉस का। ये RRB में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप क्या बोलोगे, प्रॉफिट का रहेगा, ठीक है। और अगर पूछा जाएगा कि ब्रेक इवन पॉइंट से नीचे अगर कोई क्वांटिटी मान लो बना रहा है, x1 बनाए कुछ भी बनाए, तो किस में जाएगा, लॉस में जाएगा। क्लियर है। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है एट दैट पॉइंट टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेलिंग कॉस्ट, और ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरा प्रॉफिट जीरो रहेगा। मतलब अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी को बनाओगे तो ना ही आप जो है प्रॉफिट में रहोगे ना ही लॉस में रहोगे, इसलिए इस पॉइंट को नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट भी बोला जाता है। तो प्रोडक्शन मैनेजर को मेरे दोस्त यहाँ से ये समझ में आ जाएगा, अच्छा मुझे जब भी क्वांटिटी बनानी है तो दैट शुड बी ग्रेटर देन ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी। अब ये ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, तो अभी जो ये x निकाले ये नॉर्मल क्वांटिटी था, लेकिन ब्रेक इवन पॉइंट की अगर हम लोग क्वांटिटी x निकालना चाहते हैं तो वहाँ पे प्रॉफिट को क्या कर दोगे, ज़ीरो बैठा दो। प्रॉफिट को जैसे जीरो बैठाएंगे तो यहाँ पे जो x एट ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी जो निकल के आएगी वो आएगा फिक्स्ड कॉस्ट बटे स्मॉल s माइनस v, ये जो निकल के आएगा ये इतना नंबर ऑफ यूनिट, ये ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी निकल के आ जाएगी। ठीक है। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में बताओ कि फिक्स्ड कॉस्ट अगर बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा, तो अगर ये बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी भी बढ़ेगी। और अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा, ये भाई मेरे ये सब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसलिए यहीं पे सारा चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा तो बताओ ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी क्या होगी। अगर भी बढ़ गया तो ये टोटल जो है ये नीचे वाला टर्म जो रहेगा वो घट जाएगा, ये नीचे वाला टर्म पूरा घटेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी जो है ये बढ़ेगी। ठीक है, ये दो चीज़ हो गया। तीसरा पूछा जाता है कि अगर ये सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी में क्या असर पड़ेगा। सेलिंग कॉस्ट बढ़ गया, ये बढ़ गया मतलब क्या, नीचे वाला पूरा टर्म बढ़ गया, ये नीचे वाला पूरा बढ़ जाएगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी क्या हो जाएगी,
ये घट जाएगी। ये यहाँ से आपको यहाँ पे ये समझना है। तो ये चीज क्लियर हो गई। यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी भी बढ़ेगी, सेलिंग कॉस्ट बढ़ेगा तो ये घटेगा, ब्रेक वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बढ़ेगा तो ये घटेगा। तो ये पूरा समरी रहा। टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो रहता है क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल कॉस्ट जो रहता है ये क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। और ब्रेक इवन पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल कॉस्ट जो रहता है बराबर होता है सेलिंग कॉस्ट। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि हमेशा आदमी चाहेगा ना कि इस पॉइंट से बाहर, तो ये जो रीजन आपको निकल के आता है यहाँ पर जो भी क्वांटिटी जो आप बनाते हो ना, इसी क्वांटिटी को MOS मार्जिन ऑफ सेफ्टी बोला जाता है। कि आप हमेशा चाहोगे कि इस ब्रेक इवन पॉइंट से ज़्यादा ही क्वांटिटी को है बनाना है, मार्जिन ऑफ पॉइंट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, कि ये भाई आप सेफ पॉइंट पर रहोगे। क्लियर है। और ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी अगर आपको न्यूमेरिकल में क्या रहता है, फिक्स्ड कॉस्ट दिया रहेगा, सेलिंग कॉस्ट दिया रहेगा, वेरिएबल कॉस्ट दिया रहेगा, तो ब्रेक इवन पॉइंट की क्वांटिटी निकालने के लिए बोलेगा तो आप इजीली जो है क्वेश्चंस में निकाल सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट पे इन तीनों पर क्या असर पड़ता है वो भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया। तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो बनते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसका। लेकिन इसमें थ्योरी क्वेश्चन जो बनेंगे वो सारा चीज़ मैंने बता दिया कि ब्रेक इवन पॉइंट का जो ऊपर का पोर्शन होता है वो प्रॉफिट रहता है, नीचे का लॉस रहता है। ठीक है। और इसी पॉइंट पे टोटल कॉस्ट बराबर सेलिंग कॉस्ट, नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है। तो वो ये कहलाता है। क्लियर है। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो। और एक चीज़ ये याद रखना कि ये जो यहाँ पे है ना टोटल कॉस्ट और सेलिंग कॉस्ट के बीच का जो ये आपको यहाँ पे ये एंगल दिख रहा होगा, इसको थीटा बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। थीटा हो गया एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये कंप्लीट आपका ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में रह गया। अगली वीडियो में हम लोग समझेंगे इसके न्यूमेरिकल और इसके जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में आए हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो आपको मैं जो इसका नोट्स प्रॉपर है वो धीरे धीरे आपको देने वाला हूँ। और क्लास की टाइम भी फिक्स करने वाले हैं, हर संडे का लाइव का भी प्रोग्राम रखेंगे। और ऐप जो है ATS क्लासेस का वो प्ले स्टोर में हॉस्पिटल जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग वहाँ पे जाके अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है। तो चलो फिर कोई डाउट रहेगा तो बताना कि और क्या इंप्रूवमेंट करना है। मैंने कोशिश किया कि इस बार थोड़ा बड़े बड़े लेटर में लिखने की कोशिश किया ताकि आपको दिक्कत ना हो। और जो डाउट रहेगा वीडियो के नीचे कमेंट करना। ठीक है। और ये सारी वीडियोस भी आपको ATS क्लासेस का जो ऐप रहेगा वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर चीज़ें अगर लगे काम की चीज़ें अच्छी चीज़ें हैं तो इसको शेयर करना और दोस्तों के साथ इसको अपना शेयर करो, ताकि जो है उनको भी ये चीज़ का फ़ायदा हो। ठीक है। और नो डाउट मैं कोर्स इंडस्ट्रियल स्टार्ट किया हूँ, ख़त्म करूँगा भाई। ठीक है। टेंशन नहीं लेना। चलो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।